आज के तारीख में अमेरिका अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 190 बिलियन डॉलर्स यानी 19,000 करोड़ डॉलर का ट्रेड है एक दूसरे के साथ। ये अमेरिका के कारण हमें पैसा मिल रहा है। टैरिफ वॉर में हमें उल्टा फायदा हो रहा है टेक्सटाइल्स में, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प के टैरिफ वॉर की। ट्रम्प ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर कुछ भी कहें, काफी लंबे समय से चल रहा है। चाइना को लेकर सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था और अमेरिका ने फाइनली अब वो अनाउंसमेंट भी कर दिया है। उसके बाद से जो डॉलर है वो सारी ही करेंसीज के अगेंस्ट उस पर बहुत बड़ा डिप नजर आ रहा है। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं सुमित मेहता जी, जिनको आप जानते हैं, एक्सपर्ट हैं वो इन मामलों पर। समझेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी पे और खासतौर से भारत पे जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प की तरफ से लगाया गया है उसका क्या असर पड़ने वाला है। हालांकि कनाडा ने उस पर रिटेलिएट भी किया है, लेकिन इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि डॉलर का गिरना या टैरिफ का लगना, रेसिप्रोकल टैरिफ कहना चाहिए, उसका लगना, ये कैसे है, कैसे हमारा जो भारत है उसके ऊपर कैसे असर पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि कई सारी कंट्रीज पे टैरिफ लगा है और ऑफ कोर्स कनाडा ने रिटेलिएट किया तो और कंट्रीज भी करेंगी। तो इस पूरे मामले को समझेंगे और कैसे कैसे ये सारी चीजें बदल रही हैं और डी ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार और जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है एक बार फिर से। सुमित जी, ट्रम्प टैरिफ वॉर काफ़ी लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं कि किस पे कितना टैरिफ लगेगा, लेकिन फाइनली अब वो टैरिफ अनाउंसमेंट भी हो गया। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में इस जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, उस पर क्या असर पड़ता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि डॉलर में हमें थोड़ा-सा डिप पे नज़र आ रहा है। अंबर जी, आज के तारीख में अमेरिका अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जी। और हमारा रफली 190 बिलियन डॉलर्स यानी 19,000 करोड़ डॉलर का ट्रेड है एक दूसरे के साथ। और अमेरिका एक ही बड़ा मुल्क है जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस हो रहा है, यानी अमेरिका के कारण हमें पैसा मिल रहा है। रफली 54-55 बिलियन डॉलर्स यानी 5,500 करोड़ डॉलर का ट्रेड सरप्लस कर रहे हैं। यानी अगर मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन दूं तो हमारा रफली 50 to 60 बिलियन डॉलर्स यानी 5 से 6 हजार करोड़ डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और यहाँ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यानी आप समझ सकते हैं कि हम जो हमारा पूरा ट्रेड चल रहा है, हमारा जो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है। जी। रादर हम अगर देखें तो कुछ सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा, हुँ, ये दो जी। में तो अमेरिका का काफी। आईटी तो अगर हम बोले तो बैंगलोर, फिर हुँ, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, पूना फॉर दैट मैटर, ये सब सिटीज लार्जली बने हैं ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के सॉफ्टवेयर के डिमांड के कारण, आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विस के कारण ये पूरे सिटीज की इकोनॉमी क्रिएट हुई है। सो नाउ कमिंग टू द कोर पॉइंट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसका इम्पैक्ट है ना, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से एक नीच जगह मार्केट में, ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है, फेलियर है या फ्लॉ है कि हम लोग इमीडिएटली, जैसे एक कीड़ा हाथ पे बैठेगा तो फटक से हम ये करते हैं, हम देखते नहीं कि कीड़ा काटेगा नहीं काटेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही होने वाला है, लेकिन इसमें सिलेक्टिव इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे आईटी को एज ऑफ नाउ कुछ नहीं होने वाला है, ओके, बिकॉज इट इज नॉट इन द गुड्स कैटेगरी, इट इज इन सर्विसेज। दूसरा है, अगर हम देखेंगे तो टेक्सटाइल्स में हमें उल्टा फायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना पे 54% है, वियतनाम पे 46% है, बांग्लादेश पे 37% है टैरिफ्स, और हमारे 26% है। तो उल्टा इंडिया को फायदा होने वाला है इससे, क्योंकि हमारे टैरिफ सबसे कम है। तो टैरिफ वॉर में हमें उल्टा फायदा हो रहा है टेक्सटाइल्स में, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। बांग्लादेश, जो कि एक्चुअली इट इज नॉट सो वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, हाँ, और मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा क्यों बांग्लादेश बढ़ा और क्यों बांग्लादेश में टेक्सटाइल स्पेशली अपैरल इंडस्ट्री आई। क्योंकि हुँ, हुँ। हमारा अगर हम देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी इंडिया का टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स का शेयर सिर्फ 9% है,
उसमें से अपैरल जो है यानी रेडीमेड गारमेंट्स उसका शेयर 6% ही है। चाइना 21% है यूएस मार्केट में उसका शेयर, हमारा सिर्फ 6% है। बांग्लादेश भी डबल डिजिट में है और हम लोग सोचिए वी आर जस्ट नियर 5-6%, 6% टू बी प्रिसाइज। तो हमारा उसमें वी हैव रूम टू ग्रो। और एक बहुत पॉजिटिव चीज आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश में पूरा इश्यू हुआ शेख हसीना का, जिस तरह से इंडस्ट्रीज को तकलीफ होने लग गई, योगी जी ने 10,000 करोड़ का 1162 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क का प्लान अनाउंस कर दिया, प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर 400 से 500 बड़ी टेक्सटाइल यूनिट्स आएंगी। एंड दिस इज ऑन लखनऊ हरडोई रोड पे आ रहा है, 1162 एकड़। और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके अंदर रिलायंस और ऐसे सब बड़े अरविंद मिल्स जैसे बड़े बड़े लोग काम करने वाले हैं। तो हम लोगों को पता चला अब बांग्लादेश क्यों बढ़ा, इसके पीछे दो रीजन है, ज्यादा तीन। एक रीजन है इंडिया का ब्यूरोक्रेसी, इंडिया का रेट टेपिज्म, इंडिया में जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो पावर कॉस्ट बहुत हाई है, बाद में लेबर यूनियन का प्रॉब्लम, बाद में जो दबंग लोग हैं वो आ जाके, जैसे बॉम्बे में तो आपने देखा है रिलायंस के घर के बाजू में, मुकेश अंबानी के घर के बाजू में जिलेटिन स्टिक्स मिली थी। हाँ, फोन कॉल जाते थे 100 करोड़ दे दो। जो तो ऐसा सब काफी जगह पे छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे होते रहता है, कुछ स्टेट्स में नहीं है, ऑल्दो आई से दैट ऑल्सो। पूरा इंडिया एक साथ हम खराब नहीं बोल सकते। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि अब ये दो फैक्टर में से दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बांग्लादेश को एक टाइम में ना बेनिफिट मिला था, जीरो टैरिफ जीरो कोटा, यानी बांग्लादेश से अगर आप यूएस में एक्सपोर्ट करोगे तो वो एक्सपोर्ट पे कोटा टैरिफ नहीं लगता था। तो इंडियन कंपनियों ने सोचा इंडिया में बैठ के तकलीफ हो उसके बदले बांग्लादेश में जाओ, लेबर भी चीप है, थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, वहां से एक्सपोर्ट करेंगे यूएस में तो टैरिफ भी नहीं लगेगा, तो हमें कॉम्पिटिटिव रहेगा। तीसरी चीज इंडस्ट्री के एंगल से, अब अंबर जी आप तो फैशन हम पुरुषों से ज्यादा समझते हैं। जब मिलान और पेरिस फैशन वीक में कोई नया डिजाइन आता है, नया पैटर्न आता है, नया स्टाइल आता है, तो जो फैशन हाउसेस है उनको गारंटी नहीं होती कि ये माल चलेगा कि नहीं, ये डिजाइन चलेगा कि नहीं। तो पहले कम क्वांटिटी में बनाना रहता है, तो उन लोग बांग्लादेश में भेजते हैं। अगर वो क्वांटिटी पिकअप हो गया, वो चल गई ट्रेंड, जो आप महिलाएं ये सब बिजनेस आपके कारण ही चल रहा है, तो एब्सोल्युटली। तो फिर वो प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाता है चाइना में। तो जो बांग्लादेश में इनिशियल है कि भैया चलेगा तो फिर चाइना में जाएगा, अगर नहीं चला तो बांग्लादेश। ट्रायल रन डाई रन कर लेते हैं उधर, उसके बाद। यस। तो इसमें बांग्लादेश को बेनिफिट मिला। अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, योगी जी ने तो काम चालू कर दिया है, दूसरे स्टेट्स ने भी करना चाहिए, पावर कॉस्ट कम करो और इंडियन कंपनीज को इंसेंटिव होना वैसे चाहिए भी कि रॉ चाइना। कॉटन तो हम ही देते हैं बांग्लादेश को, मेजर आधे से ज्यादा रॉ ये मटेरियल। रॉ मटेरियल सी, अगर बांग्लादेश का इंडस्ट्री कल सुबह अगर हमने कॉटन एक्सपोर्ट बंद कर दिया या उसके ऊपर हम एक्सपोर्ट टैरिफ लगा दिया, तो पूरा बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया कि बांग्लादेश मस्ती कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर 10%, 20%, 40% करेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा फिर मालूम है, लोग हवाला करने लगेंगे। बांग्लादेशी लोग भी बोलेंगे भैया एक काम कर, मुझे $10 के बदले $2 का बिल बना, $8 में हवाला से भेज दूंगा। जी। तो वो पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तकलीफ होगी उन लोगों को। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उसके कारण तो इंडियन इंडस्ट्री के लिए रूम है टेक्सटाइल्स में। रादर कल आप देखेंगे तो टेक्सटाइल्स में एक्चुअली बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई और बाद में धीरे धीरे रिकवरी भी आई, अरविंद मिल्स और वो सब कंपनी में। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज आपकी यूट्यूब चैनल है, इट इज पब्लिक, वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन। हम कोई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के टिप नहीं, ये सिर्फ एक चर्चा है ऑन इकोनॉमी। कोई इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करके ना ले, हम लोग यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये आपके, मेरे और आपके दर्शकों के लिए कि सेबी गाइडलाइंस पे वी आर नॉट अलाउड टू गिव और वी आर नॉट गिविंग एनी एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जनरली मार्केट की और इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये फार्मा इज राइट नाउ आउट ऑफ द लूप। फार्मा पे कोई नहीं है। फार्मा में इंडिया का शेयर अमेरिका में रफली 19% है। तो वी आर वेरी गुड इन फार्मा, अभी 0% है, लेकिन अब फार्मा इंडस्ट्री में भी डर लगने लग गया है कि भैया आगे चल के ट्रम्प का तो कुछ कह नहीं सकते, उसको कल रात को सपना आएगा, आज सुबह वो लगा देगा टैरिफ। तो उसके अंदर है कि कुछ सेगमेंट से जहां हमारे पास कुछ कंपनियां हैं जिसके पास मोनोपोलीज लिटरली, यानी दे हैव नो कंपटीशन बिकॉज दे आर इन स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कंपनियां मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाद में सेबी के गाइडलाइंस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस और वो सब के वी आर गिविंग इन्वेस्टमेंट टिप्स, तो मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि उन लोग दे विल बी एबल टू पास ऑन। आप 25 नहीं, आप 50% टैरिफ लगा दो, क्योंकि कस्टमर, आपकी कस्टमर को दवाई खरीदनी है तो टैक्स भरेगा। कुछ चीजों में इम्पैक्ट आएगा, कुछ कंपनियां जो एकदम जेनरिक कैटेगरी में है, बायोसिमिलर्स में है, उनको फर्क पड़ेगा, उन लोगों को थोड़ा हिट लेना पड़ेगा। तो इट इज नॉट ऑटो एंसिलरी है, ऑटो एंसिलरी को बहुत तकलीफ होने वाली है। तो इट इज नॉट कि सब जगह सब खराब है, कुछ जगह पे बहुत अच्छा है। फार्मा इंडेक्स कल 2.5% बढ़ा था उल्टा, कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, तो वो बढ़ा था। उसमें कुछ कंपनियां ज्यादा बढ़ी, कुछ कंपनियां कम बढ़ी है। तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म कि सब जगह से हमें तकलीफ होगी। जैसे कल एक इमेज बना दिया था जनरल मीडिया ने, इट इज गुड एज वेल एज बैड, एंड एज वेल एज देयर इज अपॉर्चुनिटी। तो मैं इसको मिक्स बैग देखता हूँ, मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख रहा हूँ। जी, बिल्कुल। लेकिन सुमित जी, जिस तरह से हमने देखा था कि ब्रिक्स नेशन ने पहले तो ये एक खबर आ रही थी, रिपोर्ट से कि ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी, लेकिन उसको लेकर भी प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं टैरिफ लगाऊँगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, जो मतलब उनका स्टाइल है उसी में। लेकिन टैरिफ को लेकर तो बात पहुँचेगी, लेकिन जो ब्रिक्स नेशन है, वो हम देख रहे हैं कि बार्टर सिस्टम भी है। हम मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ईरान के साथ और कई सारी कंट्रीज़ के साथ बार्टर भी चल रहा है, प्लस लोकल करेंसी पे भी खरीद-फरोख्त हो रही है। तो कहीं न कहीं जो डॉलर या अमेरिकन हेजेमनी है, वो तो चैलेंज हो ही गई, या कहें डी-डॉलराइज़ेशन, यूनाइज़ेशन तो डिबेट पुरानी हो गई। लेकिन अब डी-ग्लोबलाइज़ेशन भी स्टार्ट हो गया है। यस, सी अंबर जी, क्या हो गया मालूम है? एक तो चाइना ने सबसे पहले, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने ट्रेड ब्लॉक्स बनाने शुरू किए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सीटो, सेंटो, ये वो अलग अलग ट्रेड ब्लॉक्स और डिफेंस ब्लॉक्स बने। हुँ। चाइना 91 के बाद धीरे धीरे ग्रो होने लगा। 2000 के बाद चाइना भी बहुत बड़े स्केल पे आ गया था, तो उसने आरसेप जैसे कंसेप्ट निकाले, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, उसको उसने खुद के अलग से ट्रेड ट्रीटीज चालू की। हम लोग ने आरसेप में नहीं गए, क्योंकि अगर आरसेप में हम जाते तो चाइनीज प्रोडक्ट्स भर भर के इंडिया में आने लग जाते, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री की बैंड बच जाती। हुँ। और मैं आपको कहूंगा, उसके पहले अपना एशियन एशियन फ्री ट्रेड ट्रीटी में भी हम लोग इन्वॉल्व थे, और उसके अंदर बहुत गड़बड़ी होती थी। जैसे थाईलैंड से सोना लाना है, आप डायरेक्टली सोना से इंपोर्ट करते हैं, से दुबई से बिस्किट्स इंपोर्ट करते हैं, तो आपको ड्यूटी लगती थी। आप उसको, लोगों ने क्या किया, थाईलैंड में एक छोटी सी फैक्ट्री डाल दी और कंगन बनाते थे। कंगन भी कैसा मालूम है? वो सिख, जो अपने सिख भाई बहन, जो सिख भाई जो ज़्यादा कड़ा हो पहनते हैं ना, कड़ा वाला एकदम, हाँ, आधे किलो का एक कड़ा रहता था। ओके, आधे किलो का एक कड़ा, यानी उन लोग बिस्किट को गला, ब्रिक, जो सोने का ब्रिक आता था उसको गलाते थे, और एकदम ऐसे कड़ा बड़ा बनाते थे जिसमें कोई डिजाइन नहीं है। हाँ, और वो जी। बोलते थे दिस इज गोल्ड ज्वेलरी, इट इज नॉट गोल्ड, इट इज गोल्ड ज्वेलरी। और 0% पे इंपोर्ट होने लग गया था। तो इतना गोल्ड आ रहा था 0% पे, कि गवर्नमेंट रातों रात, बाद में जब पता चला कि भैया ये तो लूपहोल है, तो लोगों, गवर्नमेंट ने बोला अब हम थाईलैंड में से गोल्ड इस तरह से अलाउड नहीं करेंगे। तो इंडियंस ने वहां फैक्ट्रियां डाल दी थी, गोल्ड को गलाते थे, रॉड बनाते थे, रॉड को ज्वाइन करके कड़ा बनाते थे, उसको ज्वेलरी बना के इंडिया में लेके आते थे, फिर यहाँ गलाओ और बाद में ज्वेलरी बनाओ। ओके, तो इस तरह के लूपहोल्स भी थे उसमें। तो अब क्या होगा, इसलिए हम लोग ने आरसेप नहीं लिया, क्योंकि आरसेप लेते ना तो पूरी अपनी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। तो हुँ। अब हम लोगों ने भी धीरे धीरे समझना शुरू किया है कि वी नीड टू हैव अवर ओन ट्रेड ब्लॉक्स। अब इनिशियली हमारा, सी अभी इंडिया का ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में शेयर 1.8% है। हमारा रफली 2% शेयर है ग्लोबल इंपोर्ट्स में। हमारा टोटल अराउंड 1.7 1.8% शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में। तो वी आर नो बडी। चाइना का 17-18% है, हम लोग उसके 1/10 है। तो वी आर नो वेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हम लोग ट्रेड ब्लॉक, मल्टीनेशनल, मल्टी मल्टीलैटरल ट्रेड ब्लॉक्स नहीं बनाते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बना सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे यूएई के साथ एग्रीमेंट, ट्रेड डील की, एफटीए हुँ। किया, जापान के साथ सीपा किया, वैसे इंडिविजुअल नेशंस के साथ कर रहे हैं। यूरोप के साथ हमने जो सीपा साइन किया, एफटीए साइन किया, अभी यूके के साथ अपना एफटीए नेगोशिएट हो रहा है, यूएस के साथ अपना ट्रेड डील, जिसको उन लोग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बोल रहे हैं, बीटीए, हम लोग उसको एफटीए बोल अच्छा, रहे अच्छा। हैं। बिल्कुल। तो अभी धीरे धीरे क्या होगा मालूम है, सी अमेरिका पे लोगों का डिपेंडेंस कम होने लगेगा।
तो पीपल विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अब इंडिया को भी यही करना पड़ेगा, पहले हम सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, नाउ वी हैव टू एक्सपैंड अवर होराइजन्स एंड सी के और कहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड होने लगेगा इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन यूएस। सो इट इज, आपने जो वर्ड लिया डी ग्लोबलाइजेशन चालू होने वाला है अब। जी, तो डीग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या हम इम्पैक्ट देखेंगे? क्या ये अच्छा है या अच्छा नहीं है? क्योंकि जब भी डी-डॉलराइजेशन की बात होती है, डीग्लोबलाइजेशन को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, जब भी डॉलर पे कुछ आता है तो। सी, अब इसमें दो चीजें हैं। डी डॉलराइजेशन एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट हुआ है, हुँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स में भी लोगों ने डी एब्सोल्युटली। डॉलराइजेशन को इतना बड़ा हवा बना दिया है। और मैं आपको बोलूं, एज पीपल, यानी हम लोगों को तो सीए फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरे प्रॉब्लम आते थे। हाँ, हुँ, कि जो फॉर्मूला है, हाँ, देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज जिसके बेसिस पे पूरा डॉलर का वैल्यू अराइव होता है, और जबकि एक्चुअली डॉलर फेयर वैल्यूएशन से काफी दूर है। लेकिन लोगों को, जिसने कभी वो एक्सेल शीट बनाई नहीं है, कभी एग्जाम में वो फॉर्मूला यूज करके डॉलर का या कोई भी हाइपोथेटिकल, नॉट जस्ट डॉलर बट इन येन, एब्सोल्युटली, नो, यू एब्सोल्युटली राइट, यस। तो इसमें क्या होता है, जिन्होंने नहीं किया उनको बहलाया भी जा रहा है। आज अगर ये जो डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट है, वो सबसे पहले लाने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम है रे डेलियो, एंड ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। ओके, हुँ, लार्जेस्ट, यानी उसके, ही इज नेक्स्ट टू जॉर्ज सोरोस इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। और मोदी जी लास्ट टाइम जब न्यूयॉर्क गए थे तो उनको मिले थे रे डेलियो को, उन्होंने 800 पेज की तो बुक लिखी है इसके ऊपर। तो डी डॉलराइजेशन होगा, उसका जो कंसेप्ट है कि नई करेंसी आएगी, तो उसके हिसाब से युआन आ जाएगा। तो इट इज एक्चुअली, डी डॉलराइजेशन इज यूएनाइजेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। हुँ, कि युआन सब जगह एक्सेप्टेबल है, क्योंकि युआन, चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर, चाइना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। हुँ। 18% शेयर है हमारा, 1.8% शेयर है। तो जिस तरह से मिसगाइड भी किया है कि अब रुपी का वैल्यू बढ़ेगा, वो एक बहुत बड़ा मिसगाइडिंग हुआ है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। लेकिन ठीक है, लोगों की भावना है और उनकी एक श्रद्धा है, तो उन लोग मान रहे हैं ऐसी बात है, ये तो श्रद्धा की बात है। लेकिन अब डी ग्लोबलाइजेशन जो है, ये जो होगा तो उसके कारण होगा कि आज अमेरिका में, एक एनालॉजी देता हूँ, आई वाज टॉकिंग टू अ फंड मैनेजर, तो उसने बोला कि एक्चुअली चाइना और वो सब जो इकोनॉमीज है, वो रेलगाड़ी के डब्बे है और इंजन अमेरिकन इकोनॉमी है। तो अमेरिकन इकोनॉमी में, क्योंकि चाइना इतना हजारों करोड़ों डॉलर का माल एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, उसके कारण उसकी फैक्ट्रियां चल रही थी। तो अब अमेरिका इंपोर्ट कम कर देगा तो चाइना की इकोनॉमी को तकलीफ होगा, इंडिया की इकोनॉमी को तकलीफ होगा, दूसरे काफी इकोनॉमीज को तकलीफ होगी। तो द थिंग इज, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। बिकॉज आज मैं अगर आपको बोलूं कि मैं अगर रोज होटल से खाना मंगाता हूं तो होटल इकोनॉमी चलेगी। मैं जिस दिन बोलूंगा कि भैया अब मैं कल से तो घर पे ही खाना बनाऊंगा, मैं बाहर से कुछ नहीं लूंगा, तो होटल को तो तकलीफ होनी ही है। ये सेम सिचुएशन होने वाला है। तो अगर ये अमेरिका जो करेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अगर उस, इफ दे आर सक्सेसफुल, इसके अंदर इफ्स एंड बट्स है, तो ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक होगी। एक जो मैंने आपको एनालॉजी दिया था कि हुँ, अभी चाइना की और दूसरे जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज है, उसकी इकोनॉमी इज लाइक सलमान खान जैसी सिक्स पैक्स, हाँ, डोले शोले दिखा रहे हैं। हाँ, और वो सप्लीमेंट और स्टीरॉइड्स पे खड़ी है। वो स्टीरॉइड के अमेरिकन ऑर्डर, अमेरिकन बिजनेस, अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे तो हम एकदम तगड़े हैं। अगर अमेरिका ने बिजनेस ही देना बंद कर दिया तो इन लोग की हालत क्या होगी? सीधा सलमान खान से राजपाल यादव बन जाएंगे इन लोग। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो रीजन वाई चाइना विल नाउ एग्रेसिवली स्टार्ट लुकिंग एट अदर इकोनॉमीज के, इंडिया में कैसे हम ज्यादा बेच सके, साउथ ईस्ट एशिया में कैसे बेच सके, ब्राजील में कैसे बेच सके, सब जगह वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो वो एक, क्योंकि उसको भी खुद की फैक्ट्रियां चलानी है, खुद की नौकरियां रखनी है। तो डी ग्लोबलाइजेशन का तो ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा। ये कैसे आएगा? क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी तो कम होने वाली है, वहां कंप्रेशन आने वाला है। देयर इज अ फियर कि अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, और वो अगर होता है तो उसके पीछे पीछे ये जो भी कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया, अगर अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में गई। जी, जो आपने अमेरिकन इकोनॉमी में रिसेशन की बात की, तो क्या वो एक वो परमानेंट रहेगा या फिर वो एक फेज़ रहेगा कि ट्रांज़िशन फेज़ रहेगा? वो किस तरह से अभी होगा? तो उसको हमने ट्रांजिशन फेस करके ही देखना है, क्योंकि अमेरिका अगर रिवाइव कर सकता है देन इट इज गुड। सी, एक फियर ये भी कहा जाता है, देयर इज अ थियरी कि दिस इज लाइक अकिन टू, अभी जो ट्रेड का ये सब किया है,
ये 1930s में रिसेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तब भी सिमिलर चीजें की थी, सो दैट अमेरिकन इकोनॉमी कैन बी गिवन अ फिलिप। तो 1930s में जो हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के बाद, वो अभी चालू है डिप्रेशन होने के पहले, कि अमेरिकन इकोनॉमी बर्बाद हो जाए उसके पहले ही स्टेप्स ले लो। तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ही, क्योंकि डिमांड बढ़ सी। पहले अगर मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दूं, तो पहले एक जो टी शर्ट चाइना से आता था $1 में मिलता था, हाइपोथेटिकल में बता रहा हूँ। अब उसके ऊपर 56% का टैरिफ लग गया है, तो वो $1.5 में मिलेगा। $1.5 में मिलेगा। जब तक वहां फैक्ट्रीज लगेगी नहीं, जब तक वहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, तब तक क्या होगा? तब तक वहां डिमांड कम होगा, क्योंकि $1.5 का होगा तो लोग भी कम खरीदेंगे। एब्सोल्युटली। तो उसका इम्पैक्ट तो आने ही वाला है, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, अमेरिका इज लार्जली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो वो कंप्रेस होगा, वो कम होगा, तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। अब वहां ट्रम्प किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाता है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है। और दूसरा, जो ट्रम्प का पूरा स्टाइल है ना, वो एक बाहुबली स्टाइल है। वो सब जगह, भैया तुम मेरे यहाँ से, जैसे इंडिया पे प्रेशर डाला तुमने, तो हमारी विस्की, बर्बन विस्की लेनी है, हाँ तुमने ड्यूटी कम करनी चाहिए, तो हम लोग ने 50% कर दी वहां जाने के पहले ही। तो वो तो भैया हाथ में डंडा लेके ही बात कर रहा है कि तुमने तो हमारी ड्यूटी कम करनी है। अब मैं कल की बात है, इंटरनल डिस्कशंस होने लग गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कि हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं हम जीरो टैरिफ लगा देंगे तुम्हारे टेक्सटाइल्स पे, हम आप हमारे टेक्सटाइल्स पे जीरो टैरिफ लगा दो। उसके यहाँ जो टेक्सटाइल्स है, दे आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि दे आर ब्रांड्स, तो वो बड़े लोग पहनेंगे जो एकदम। और हमारे यहाँ से जो जा रहा है वहां के लोअर सेगमेंट में जा रहा है, तो जीरो टैरिफ कर दिया तो यू नो वील बी वो बोथ ऑफ कोर्स, बेनिफिटेड। वो अब ये जो रेगुलर वेयर होता है तो वो इसकी डिमांड ज्यादा होती है, लोग ज्यादा इसका कंजम्पशन ज्यादा होता है। अब प्रीमियम यस, कैटेगरी में तो कम लोग खरीदारी करते हैं, यस, खरीदते भी है तो फिर उनको इतना ज्यादा पहन भी नहीं पाते हैं। यस। तो ऑफ तो कोर्स। ये इम्पैक्ट हमें, यानी स्ट्रेटेजीज भी बनने लग गई है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए। इंडियन बिजनेस एसोसिएशंस भी इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो ना, आप जीरो टैरिफ कर दो। हाँ, उन लोग ने दूसरा भी आइडिया दिया है कि आप अमेरिकन कॉटन पे आज 11% की ड्यूटी है, वो बोल रहे एक काम करो, आप 0% करके इंडिया में ले लो, और उसके सामने बोलो कि हम एक्सपोर्ट पे आप हमारे टेक्सटाइल्स को जीरो कर दो, सो दैट वी कैन बिकम मोर कॉम्पिटिटिव देन चाइना इन ऑल केस। तो एग्जैक्टली। ये कुछ, तो वी अभी तो अमेरिका भी, असी वहां भी इकोनॉमिस्ट अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, रियल इम्पैक्ट कितना होगा और कितना टाइम चलेगा वो देखना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे भी रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। जितने भी ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, इससे इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। कनाडा के पीएम ने भी यही बात कही है कि इस पे ये सही फैसला नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो इस पे जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन कितना असर ट्रम्प के इस फैसले का, जो टैरिफ वॉर चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता नज़र आएगा? सबसे पहले अमेरिका पे खुद पे भी इसका असर नज़र आएगा, उसके कंज्यूमर्स पे, जैसा कि आपने भी एक्सप्लेन किया। और जो मेक इन इंडिया, सॉरी, अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, खैर वो तो सारी चीज़ें वही करें जो मोदी जी कर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, ऑल दैट। हालाँकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ऐसी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स पे है, वो इम्पोर्ट्स पे है चाइना से और इन सारे देशों से माल लेते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम अमेरिका में ही माल बनाएँगे, मेक इन अमेरिका, तो उसको लेकर उनका कुछ अभी ख़ास कुछ ऐसा प्लान तो नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने टैरिफ तो अनाउंस कर दिया, लेकिन मेक इन अमेरिका को लेकर अभी कुछ कदम तो नहीं नहीं, वो उठाए उन्होंने। चालू हो गया है। रादर सऊदी से $60 बिलियन, $6,000 का इन्वेस्टमेंट का बात भी चालू हो गई है। अच्छा हाँ, वो रिसेंटली रिमेंबर कि वो जाने भी वाले, फर्स्ट विज़िट उनकी सऊदी अरेबिया ही है। फिर इंडिया से पहले भी भी एफडीआई, सऊदी अरब। आज के तारीख में रिलायंस इज द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन अमेरिका। ओके। रिलायंस इज द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर। हुँ। तो उन लोग को भी चाहिए कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट आए। तो अब क्या होगा मालूम है, यहाँ भी एक, आई वाज टॉकिंग टू मर्चेंट बैंकर इन, इन्वेस्टमेंट बैंकर इन न्यूयॉर्क। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इंडियन बिजनेसेस वहां फैक्ट्रियां खरीदने लगे, वहां फैक्ट्रियां सेटअप करने लगे, कि अगर हाँ, अमेरिकन मार्केट को अडानी सप्लाई का भी करना हमने है। सुना था कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। सॉरी। अडानी भी, इस खबर ये थी कि यस, अडानी भी यस, अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। अदानी भी इन्वेस्ट करने वाला है, तो उसको भी अब पैसा चाहिए। पहले क्या हो रहा था, और मैं सी, अब ये ट्रांजिशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग।
एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर माई सेल्फ, हम लोग भी अमेरिकन इन्वेस्टर्स से या अमेरिकन इन्वेस्ट लेंडर्स से पैसा लेने की बातें करते हैं। हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के ट्रांजैक्शन करते हैं तो अमेरिकन और ब्रिटिश बैंक से हम ज्यादा पैसा लेते हैं। हमारे पास जितने पी फंड्स है वो लोग सबसे अमेरिका से ही पैसा आ रहा है। अब पहली बार गंगा उल्टा बहने लग गई है, उनको इंडिया का पैसा चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी डील होगी और उसके अंदर क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर इंडियन कंपनीज को वहां जाना है तो उन लोग टैक्स बेनिफिट्स भी मांगेंगे। तो अब ये सब इवॉल्व होने वाला है, लेकिन आई थिंक ट्रम्प इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द सेम प्लान जो मोदी जी ने चालू किया, मेक इन इंडिया। जो ट्रम्प बोल रहा है मेक अमेरिका मागा, हम लोग ने पहले ही मीगा चालू कर दिया था। कैंपेनिंग से लेके उनकी जो पॉलिसीज है अपने देश को लेके, सब कुछ ऐसा लग रहा है उन्होंने हर कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया है मोदी जी का, एवरीथिंग। एक्चुअली तो जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट इज विश्व गुरु का कॉपी पेस्ट। वो जो अभी कर रहे हैं आत्मनिर्भर अमेरिका का ही प्रोजेक्ट पे काम चालू कर दिया है, और मोदी जी ने पहले ही आत्मनिर्भर भारत चालू ही कर दिया था। बिल्कुल। तो वो तो इनफैक्ट अपना जो उनका फर्स्ट एड्रेस था उसमें उन्होंने बोला भी था कि वो मोदी जी से काफी इंस्पायर होते हैं, उनको यस, वो करते हैं, उनको उसको फॉलो करते हैं। तो वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड नजर भी आ रहे हैं इस बार। तो पूरी तरह से इनका जो सेशन है पूरी तरह से, इनफैक्ट जो इलेक्शंस को लेकर जो उन्होंने वहां पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें जो प्रपोज किया गया उसमें उसको भी पूरा उन्होंने इंडिया का कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो काफ़ी हद तक इंस्पायर नज़र आ रहे हैं, और ये जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ है ग्लोबल इकोनॉमी में, ख़ासतौर से अमेरिका में, और जो डी-ग्लोबलाइज़ेशन स्टार्ट हो रहा है, ये कैसा रहने वाला है विश्व भर के लिए, ख़ासतौर से अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ही अब तक टर्म्स डिक्टेट करता आया है, और जब भी बात डॉलर पे आती है, तो अमेरिका कोई रास नहीं आता। और डोनाल्ड ट्रम्प को तो ख़ैर बहुत ज़्यादा, और अ, वो काफ़ी वोकल भी है, धमकी पे आ जाते हैं वो तो। ख़ैर अब देखते हैं कि ये सारा कुछ कैसे कहाँ पहुँचता है। स्मित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय धन्यवाद, हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।